Hello students, Namaste. Our chapter 3rd is going on इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड होता है उसका मेंस क्या होता है, और उसके अंदर देखा था हमने कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा कि पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते थे। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह के हो सकते हैं और कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन करते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स में देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। These are of two types। ये दो प्रकार के होते हैं और दो प्रकार में पहला जो टाइप होता है वो होता है इसका बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देखो ऐसे सब्सटेंस, हमको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स को मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में क्या करना है, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करना है। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, उनका आयोनाइजेशन जो होता है वो कंप्लीटली हो जाता है, उनको हम क्या बोल सकते हैं? हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं। और ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन हो सकते हैं बताओ? ऐसे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं, कुछ साल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि दो सब्सटेंस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, those substances which are completely ionized in aqueous solution, in their aqueous solution, aqueous solution is called strong electrolytes। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली क्या हो सकते हैं? आयोनाइज्ड हो सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम नोट करते हैं। एग्जाम्पल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं, या कुछ साल्ट हो सकते हैं, कुछ साल्ट्स भी हो सकते हैं। और साल्ट कैसे हो सकते हैं? साल्ट हो सकते हैं बेटा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कि
इस तरह का जो साल्ट फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट। क्या बोलेंगे हम, एसिडिक साल्ट। ठीक है ना। जैसे कि मैं कुछ फॉर्मूलाज लिखूं, इसमें जो साल्ट होते हैं ना ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाते हैं नॉर्मल डाइल्यूशन पर। दीज साल्ट आर कंप्लीटली डाइल्यूशन एट नॉर्मल, कंप्लीटली डाइल्यूशन या डिसोसिएट एट नॉर्मल डाइल्यूशन। कंप्लीटली डिसोसिएशन लिखो इसको, कंप्लीटली डिसोसिएशन। नॉर्मल डाइल्यूशन पर ये कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाते हैं। डिसोसिएशन एट नॉर्मल डाइल्यूशन। नॉर्मल डाइल्यूशन पर ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे देखो इसका फॉर्मूलेज लगे, जैसे HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, NaCl हो सकता है, NaCl साल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, CH3COONA ये सोडियम एसीटेट, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम एसीटेट, और अमोनियम क्लोराइड। इनका यूज़ हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में कर सकते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, टू टाइप्स के हैं ये। और इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को फॉर्म करने में। इनका यूज़ कहाँ करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को फॉर्म करने में। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हो ना, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कहाँ पर इसको फिल करते हैं हम, ये हमको आपको हम अभी बताएंगे। पहले इनकी टाइप्स को नोट कर लेते हैं। और दूसरे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो सकते हैं, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर सकते हैं हम, जस्ट इसका अपोजिट कर सकते हैं। दोज substances which are not completely ionized in their aqueous solution is called weak electrolytes। इनको क्या बोल सकते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो आयनिक पार्ट होता है वो आयनिक पार्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आयनिक पार्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयोनिक पार्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनिक पार्ट होता है इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनिक पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि किसका आयोनाइजेशन होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन होते हैं ना, उसमें उस सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस होना है या आयोनाइजेशन होना है वो किस पार्ट का होता है, सॉल्यूशन के का। क्योंकि सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर गौर कीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसकी निकालते हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं हम सॉल्यूट के लिए। ठीक है ना। क्योंकि सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन तभी तो निकालेंगे
कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट को मिक्स किया था और वो जो सॉल्यूट होता है वो कितनी अमाउंट में अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हुआ है। ठीक है ना, यही तो होगी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। भाई सॉल्वेंट में जाकर वो सॉल्यूट कितना पार्ट उसका डिसोसिएट हुआ है, वही उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है। ठीक है ना। अब आयनाइजेशन गिवन डाइल्यूशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को आप किससे डिनोट कर रहे थे? पिछले चैप्टर में देखा था हमने, अल्फा से डिनोट किया था। ठीक है ना। अब इसके लिए एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक बेस हो सकते हैं, और साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस से जो साल्ट फॉर्म हुए हैं वो भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लिखें CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और CH3COO इसके साथ लगा दो आप क्या? अमोनिया को। तो इस क्या बन जाएगा ये? अमोनियम एसीटेट। क्या बन जाएगा ये? अमोनियम एसीटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बोरिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या हो गया बेटा? ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए। जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे, और जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। ठीक है ना। और आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस होते हैं या उनसे जो साल्ट फॉर्म होते हैं उनका आयोनाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है, और वीक एसिड और वीक बेस और इनसे फॉर्म होने वाले जो साल्ट होते हैं उनका आयोनाइजेशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है। जिस इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो जाएगा तो वो मच अमाउंट में आयन फॉर्म करेगा, तो वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। आयनाइजेशन अगर उसका कंप्लीटली होता है तो मच अमाउंट में वो क्या फॉर्म करेगा? आयंस फॉर्म करेगा, और आयंस अगर मच अमाउंट में फॉर्म करेगा तो एक अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है वो। और वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अंदर आयंस जो बनेंगे, आयंस का जो फॉर्मेशन होगा वो लेसर अमाउंट में होगा। लेसर अमाउंट में होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को ठीक से कंडक्ट नहीं करेंगे एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना। तो आप एक बार इनको नोट करिए। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम, कि जैसे मान लेते हैं ये एक कंटेनर है कोई, और इस कंटेनर में आपको सेल फॉर्म करना है। इसमें हम सेल फॉर्म करते हैं, तो सेल फॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे? इसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रोड्स ऐड करोगे। ये इलेक्ट्रोड्स लग गए, और इन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं किससे? बैटरी से। ठीक है ना। अब बैटरी से जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ये इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलोगे आप? एनोड। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलोगे आप? कैथोड। ठीक है ना। इस तरह से जब आप सेल फॉर्म कर लेंगे
तो आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन को फिल करना होता है। यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्म करने के लिए ये जो सॉल्यूशन फिल किया है, ये सॉल्यूशन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्यूशन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को फॉर्म करने के लिए हमको किसकी एसेंशियलिटी होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स अगर यहाँ पर जो फिल किया गया इलेक्ट्रोलाइट्स अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर गुड है, अच्छी नेचर का है, तो ये इजी वे में इसके अंदर इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकता है। और अगर ये अच्छी नेचर का नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक को ठीक से कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों पार्टों में जो सॉल्यूट आपने यहाँ पर ऐड किया है उस सॉल्यूट का यहाँ पर क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है। सॉल्यूट का क्या होता है बच्चों? आयनाइजेशन होता है। और जब इसका आयनाइजेशन होता है तो कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं। क्या क्या फॉर्म होंगे? कैटायन और एनायन फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर जैसे आपने ये इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, ठीक है ना, NaCl का सॉल्यूशन यहाँ पर फिल कर दिया, तो NaCl लिया है आपने और NaCl को आपने वाटर के अंदर सॉल्युबल कर लिया। NaCl को आपने सोडियम क्लोराइड को यानी कि कॉमन साल्ट को आपने वाटर के अंदर सॉल्युबल करके और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर फिल कर दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अब ये जो सॉल्यूट इसके अंदर प्रेजेंट है NaCl, इसका आयोनाइजेशन होता है और ये सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन फॉर्म करता है। और यहाँ पर जो सोडियम कैटायन फॉर्म होंगे और क्लोराइड एनायन फॉर्म होंगे, ये सोडियम कैटायन तो मूव करेंगे किसकी तरफ? कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ, और क्लोराइड आयन मूव करेंगे एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस तरह से इन आयंस का जो मूवमेंट होगा, उन मूवमेंट के बाद ये जो क्लोराइड आयन होंगे ये इस पर जाकर क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। और सोडियम आयन यहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है कि नहीं होती है? केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है ना इनके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी। अब ये केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? ये रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है यहाँ पर जाकर न्यूट्रल होने के लिए, और ये यहाँ पर न्यूट्रल होने के लिए। तो दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी ना। तो अगर इसके अंदर जो NaCl आपने भरा है, फिल किया है, वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, तो सारे के सारे जो जितने भी आयन्स यहाँ पर फॉर्म होंगे वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। और ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट तब तक करेंगे तब तक एक भी आयन इस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर रिमेन्स है, ठीक है ना। तो ये तब तक आपको इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता रहेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर यूज़ करते हैं। क्लियर है ना। इस तरह का एक सेल का एग्जांपल लेकर और एक बार एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो अब हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो नेचर होती है, इस नेचर को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो चेक करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस होती है उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला फैक्टर की बात करते हैं हम। पहला फैक्टर जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को वो है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन।
इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या होता है, इसको आप ध्यान से चेक कीजिएगा बेटा। देखो, आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इस इलेक्ट्रोलाइट में अगर जो सॉल्यूट आपने लिया है, इस सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के क्या हैं, पार्टिकल्स, इनके बिटवीन जो इंटर आयोनिक एट्रैक्शन फोर्स अधिक है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं इनके बिटवीन इंटर आयोनिक एट्रैक्शन फोर्स अधिक मात्रा में है, तो इस एट्रैक्शन फोर्स को ये जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं ये कैंसिल नहीं कर पाते। भाई, सॉल्यूट के अंदर जो इंटर आयोनिक एट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, उस इंटर आयोनिक एट्रैक्शन फोर्स को कौन कैंसिल नहीं कर पा रहा है, सॉल्वेंट कैंसिल नहीं कर पा रहा है। अब सॉल्वेंट जब इनके फोर्स को कैंसिल नहीं कर पाता है, तो ये जो सॉल्यूट है इसका आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, और अगर इसका ठीक से आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा तो विदाउट आयंस के उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक को कौन फ्लो करेगा, कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर आयंस का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक को लेकर कौन जाएंगे, आयंस ही जाएंगे। क्लियर है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो आप इलेक्ट्रिक को कैसे कंडक्ट करेंगे, बहुत वीकली कंडक्ट करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। समझ आ रही है बात। तो इसको नोट करते हैं हम। चलो नोट करो। There are high attraction force in between. There are high attraction force between ions of solute molecule, ions of सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाई अट्रैक्शन फोर्स है, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट कैंसिल दीज अट्रैक्शन, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट कैंसल दिस अट्रैक्शन। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो इस अट्रैक्शन को क्या नहीं कर पाते हैं, कैंसल नहीं कर पाते हैं। तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा, नहीं होगा। ड्यू टू इट इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट डिसोसिएट, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट अच्छी नेचर का हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वीक नेचर का इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर वीक। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, this type of electrolytes are weak in nature। इनकी प्रकृति कैसी होती है, वीक होती है। ठीक है ना। अब देखो, जो आयन और सॉल्वेंट रिएक्शन में एनर्जी, यहाँ पर जो आयंस
को फॉर्म करने के लिए, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डिसोसिएट करने के लिए सॉल्वेंट रिएक्ट करेगा। सॉल्वेंट क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, कोशिश करेगा। तो सॉल्वेंट के द्वारा यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज की जाएगी और उस एनर्जी का वो यूज़ करता है सॉलिड पार्टिकल को डिसोसिएट करने में। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है आयन सॉल्वेंट के बिटवीन रिएक्शन में, उस एनर्जी को हम सॉल्वेशन एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो द एनर्जी रिलीज्ड इन, लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, द एनर्जी रिलीज्ड इन आयन सॉल्वेंट, द एनर्जी रिलीज्ड इन आयन सॉल्वेंट रिएक्शन, आयन की और सॉल्वेंट की रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है इज कॉल्ड, इसको क्या बोल सकते हो आप लोग? सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोल सकते हैं हम इसको? सॉल्वेशन एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए हमको कि सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है। जो सॉलिड के आयंस होते हैं उनके और सॉल्वेंट जो होता है उसके पार्टिकल्स के बिटवीन एक रिएक्शन होती है, और रिएक्शन किसके लिए होती है कि सॉल्वेंट पार्टिकल ट्राई करते हैं कि सॉलिड पार्टिकल का डिसोसिएशन हो जाए। तो इस तरह से जो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है ना। नेक्स्ट इसका फैक्टर्स देखते हैं। सॉल्वेशन ऑफ आयंस, नेक्स्ट फैक्टर क्या है बेटा इसका? सॉल्वेशन ऑफ आयन। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जो आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा फोर्स होने के कारण जो सॉल्यूशन के आयंस होते हैं वो ट्राई करते हैं सॉलिड पार्टिकल को डिसोसिएट करने के लिए, लेकिन वो सॉलिड पार्टिकल को डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे ये सॉलिड पार्टिकल हैं, ठीक है, ध्यान रखो, ये तो सॉलिड के पार्टिकल हैं और ये यहाँ पर मान लेते हैं हम सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। अब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इसको डिसोसिएट करने के लिए इधर से एनर्जी लगाएंगे और इधर से भी एनर्जी लगा रहे हैं ताकि ये डिसोसिएट हो जाए। इस तरह से ये अट्रैक्शन फोर्स लेते हैं, ये इधर खींचता है इसको और ये इधर खींचता है। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट के ये जो पार्टिकल हैं इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये इजी वे में डिसोसिएट नहीं हो रहा है। अब जब ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो आप लोग चेक करिए कि यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल की साइज है और सॉल्वेंट पार्टिकल की जो साइज है और ये जो साइज बनी है इनमें से बड़ी साइज इंक्रीज कौन सी हुई है? ये साइज इंक्रीज हो गई ना, ये साइज इंक्रीज हो गई ना। तो इनकी जो सॉल्वेंट जो पार्टिकल हैं उनकी साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इनकी साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जब साइज इंक्रीज हो जाती है तो ये मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हुए हैं ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा कि साइज ज़्यादा बड़ी होने के कारण इनका जो मूवमेंट होगा वो कम हो पाएगा। क्या हो पाएगा? लेस अमाउंट में हो पाएगा। हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि चलो ये दोनों सॉल्वेंट पार्टिकल हैं और इन्होंने इसको डिसोसिएट कर लिया और ये इसको डिसोसिएट कर गया, ठीक है ना। इस अट्रैक्शन फोर्स को इन्होंने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद ये एक पार्टिकल बन गया और ये एक पार्टिकल बन गया। अब ये मूव करेंगे किसकी तरफ? इलेक्ट्रोड की तरफ। माना इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। अब इनकी साइज इंक्रीज होने के कारण इनका जो मूवमेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मूवमेंट इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते क्योंकि साइज बड़ी है गई ना। अगर छोटी साइज होती तो इजी वे में मूवमेंट कर जाते, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब साइज बड़ी हो जाएगी और मूवमेंट ठीक से जब नहीं होगा, तो जब पार्टिकल्स ही मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक को कौन कंडक्ट करेगा?
इलेक्ट्रिक का कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे, इफ आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स, इफ आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स इज वेरी हाई, आयन किसके, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के पार्टिकल, ये आपस में इंटरेक्शन फोर्स इन दोनों का ज़्यादा है और दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं, ठीक है ना। देन आयन बिकम सॉल्वेट एंड सॉल्वेंट, देन आयन बिकम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स आर अटैच्ड, देन ion become solvate and solvent molecules are attached, and solvent molecules are attached to ion and increase in size, and increase its size, increase in size, उनकी साइज कैसी है गई, बड़ी है गई। अब साइज बड़ी है गई तो क्या होगा, ड्यू टू दिस द मूवमेंट ऑफ आयन, ड्यू टू दिस द मूवमेंट ऑफ आयन बिकम, नहीं, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोड्स की तरफ, डिक्रीज, सो कंडक्टिविटी एल्सो डिक्रीज, कंडक्टिविटी भी सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। थर्ड है इसका रीजन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड इसका रीजन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको यहाँ पर चेक करते हैं, देखो कंसंट्रेशन को अगर हम सॉल्यूशन की को यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है वो डाइल्यूशन के साथ साथ इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो नोट कर देंगे, टू इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेसर द वैल्यू ऑफ इट्स कंडक्टिविटी, लेसर द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की आप बढ़ाते हो तो उसकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन, द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन इज इंक्रीज विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते लाएंगे ना, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रही बात। तो जब भी आप देखते हैं
कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तभी तो उसका डिसोसिएशन जो होता है सॉलिड पार्टिकल्स का वो इंक्रीज हो पाता है। देन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, देन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, ठीक है ना। अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हो तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और उसका अगर डाइल्यूशन आप बढ़ाते हो, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन आप बढ़ाते हो तो डाइल्यूशन के साथ साथ डिसोसिएशन की जो अमाउंट होती है वो भी इंक्रीज होती है। और अगर सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा अमाउंट में डिसोसिएट हो रहे हैं तो उनकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 फैक्टर आपने यहाँ पर नोट किए हैं और 4th वन फैक्टर भी है, उसको हम नोट करते हैं, ठीक है। 4th फैक्टर है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो विस्कोसिटी क्या होती है। सॉल्यूशन जब आप बना रहे हो तो सॉल्यूशन बनाते समय जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होता है, और अगर इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसका जो गाढ़ापन होता है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा हो जाता है। और जब गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है यानी कि विस्कोसिटी जब अधिक हो जाती है तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल के बिटवीन, ये अगर ग्रेटर होता जा रहा है तो कंडक्टिविटी कैसे होती जाएगी, लेसर होती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट करते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज depend on the solvent particles. Viscosity of solvent is depend on the solvent जो सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इंटरेक्शन पर, इंटरेक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। इफ ग्रेटर द अट्रैक्शन इज ग्रेटर विस्कोसिटी, इफ ग्रेटर द इंटरेक्शन इज ग्रेटर विस्कोसिटी। और अगर ऐसा होता है तो बताओ कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज, देन डिक्रीज द कंडक्टिविटी। तो ऐसी कंडीशन में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और अब इसका 5th रीजन देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको चेक करते हैं बेटा कि टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको बताया था हमने इलेक्ट्रोलाइट्स सेल में, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करें और उस जगह पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर जो आयंस होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन होती है, और काइनेटिक एनर्जी जब ऑब्टेन होती है तो ये जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, ये क्या करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाती है तो ये जो आयंस होते हैं ये इनका जो वाइब्रेशन होता है, इनका जो मूवमेंट होता है वो स्पीडली होने लगता है। अब मूवमेंट स्पीडली हो रहा है तो
वहाँ पर डिसोसिएशन भी क्या होगा, स्पीडली हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर इंक्रीज हो गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए तो ये बात सही है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी भी वो क्या करते हो, इंक्रीज कर दोगे। लेकिन अगर मेटालिक कंडक्टर्स की बात यहाँ पर की जाएगी तो वहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आपने लिया है और उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो जो आयंस होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण वो क्या करेंगे, स्पीडली मूवमेंट करेंगे और उनका जल्दी से जल्दी डिसोसिएशन होगा, और जितना जल्दी डिसोसिएशन होगा उतने ही ज़्यादा आयन फॉर्म होंगे, और जितने ज़्यादा आयन सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म होते हैं उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना। तो नोट करते हैं इसको, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस increase with increase of इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करें ना, increases with increase in टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो यहाँ पर क्या होगा, विच इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर बढ़ गई तो आयन अधिक अमाउंट में फॉर्म हो गए, और आयन अधिक अमाउंट में फॉर्म हो गए तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। और यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर मेटालिक कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने पर उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। अगर मेटालिक कंडक्टर की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो आज आपने क्या देखा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, किस जगह पर ये काम आते हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। क्लियर है। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्म करेंगे जिसमें ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके काम में आने वाली होंगी। क्लियर है ना। उसके अंदर आप देखोगे कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट हम फिल कर रहे हैं यहाँ पर, और कैथोड एनोड क्या होते हैं, किस तरह से उनके ऊपर रिएक्शन होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्टडी करने वाले हैं। टिल देन ओके।